हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। हमने शुरुआत कर रखी है आदिकाल की, और आदिकाल की मैंने 6 वीडियो डाल दी है। आज हमारी 7वीं वीडियो है। उसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो भी ज़रूर देखें। और ये हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बिल्कुल जीरो से हमने इसकी शुरुआत की है। अगर आप ये सारी वीडियो देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई भी प्रश्न आएगा। देखो, वैसे तो किस साहित्य का कोई अंत नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमने कोशिश की है कि संपूर्ण रूप से पढ़ा जाए। आदिकाल की विशेषताएं, उसकी प्रवृत्तियां और उनकी परिस्थितियां सभी हमने पढ़ लिया। अमीर खुसरो भी मैंने करवा दिया है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। इसे देखने के बाद आज हम पढ़ेंगे विद्यापति। और विद्यापति को हम ऐसे पढ़ेंगे कि आप है ना, इसको सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं। जो अभ्यर्थी ईमारस टायर 2 और केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। और एस्टेट की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहने का अभिप्राय ये है, जिस भी परीक्षा में साहित्य पूछा जाता है तो नामुमकिन है कि यहाँ से प्रश्न ना पूछा जाए। यहाँ से प्रश्न आते हैं। बिल्कुल आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी बातें बाद में कर लेंगे। और ये मैं अपने नोट्स में से आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको इसके नोट्स लेने हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं बाद में बात करूँगी, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। विद्यापति का जीवन काल रहा है 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी। ये है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। अलग अलग विद्वान अलग अलग जन्म काल मानते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ही पूछा जाता है। इनका जन्म हुआ था दरभंगा बिहार जिले के बिस्पी नामक गांव में। बिहार जिले के बिस्पी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, और ये बिहार पड़ता है। ठीक है, इनके बिहार में पड़ता है। जन्म दरभंगा और बिस्पी नाम ग्राम का कम आया है, लेकिन दरभंगा जो जिला है वो ज़्यादा पूछा जाता है। जन्म दरभंगा जिला बिहार राज्य, बिहार क्या है, राज्य जिले के बिस्पी नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम था गणपति ठाकुर, जो संस्कृत के विद्वान थे, जिन्होंने गंगा भगत इतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। तो इनके पिता की जो पुस्तक है वो भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछी गई है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिता गणपति ठाकुर, पिता का क्या नाम था? गणपति ठाकुर। इनका नाम था विद्यापति और पिता का नाम था गणपति ठाकुर, जो संस्कृत के विद्वान थे और जिनकी पुस्तक का नाम था गंगा भगत तरंगिणी, और इसे मिथिला के राजा गणेश्वर को समर्पित की थी। अब ये पूछा जाता है, जैसे बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जो किसको समर्पित है, ये किसको समर्पित है, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे भी आप याद कर लेंगे। पिता का नाम मैं 2-3 बार इसलिए रिवीजन करवा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी गृहिणियाँ या फिर ऐसे हैं जो अभ्यर्थी हैं जो काम करते करते सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास जो गृहिणियों के पास इतना समय नहीं होता कि हम बैठ कर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। बहुत सी खाना बनाते और ऐसे सुनती है, तो मैं 2-3 बार इसे रिवीजन करूँगी ताकि ये वीडियो समाप्त होते होते आपको बिल्कुल आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। पिता का नाम गणपति ठाकुर संस्कृत के विद्वान थे, जिन्होंने गंगा भगतरिणी नामक पुस्तक लिखी और इसे मिथिला के राजा गणेश्वर को समर्पित की। अब देखो, अब क्या है, विद्यापति के पिता का क्या नाम था? गणपति, और जो पुस्तक लिखी वो थी गंगा भगत तरंगिणी। तो गैसे गणपति, गैसे गंगा भगत तरंगिणी और गैसे गणेश्वर, ये तीनों ही नाम क्या है, गैस से आ रहे हैं, गणेश्वर को समर्पित। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको याद करने में कोई कठिनाई होगी। 2 से 3 बार वीडियो सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। गुरु का नाम देख लीजिए। गुरु पंडित हरि मिश्रा थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह व उसके भाई कीर्ति सिंह के दरबार में रहे हैं। अब जो उनके गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्रा। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? पंडित हरि मिश्रा। और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह।
तो इन्होंने देखो जिस भी क्या है, जो भी जैसे बिहारी बहुत सारे मतलब राजाओं के दरबार में रहे हैं, अलग अलग ये थे, अलग अलग राज दरबार में रहते थे, और उनकी प्रशंसा के लिए ये क्या है पुस्तक लिखते थे, दोहे लिखते थे। जैसे जयचंद जैसा देशद्रोही हमारे देश में, वैसे तो बहुत सारे हुए हैं जो देशद्रोही भी थे, लेकिन ये बड़े आश्चर्यजनक बात है कि जब जयचंद जैसे देशद्रोही पर भी क्या है उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी गई हैं। तो ये क्या है, जिसका खाए उसके गाय वाली रीति है। तो अब विद्यापति रहते थे शिव सिंह के दरबार में और कीर्ति सिंह के दरबार में, तो दोनों की प्रशंसा में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। कीर्ति सिंह के दरबार में ये अधिक दिन रहे थे। तो प्रश्न बनता है कि किसके दरबार में अधिक दिन रहे थे, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि विद्यापति किसके दरबार में रहते थे, तो उपरोक्त दोनों आ सकता है, शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे। अब ऐसा माना जाता है कि आरंभ में विद्यापति वैष्णव थे और बाद में शैव हो गए। ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा बार, कि आरंभ में विद्यापति क्या थे। आरंभ में यानी शुरुआत में ये वैष्णव थे और बाद में ये शैव हो गए थे। ये आप जानते हैं कि जो शिव को मानते उसे शैव कहा जाता था, शिव की भक्ति करते थे। तो ये प्रश्न जितने भी मैंने एक एक लाइन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपने दोस्तों को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं अपने नोट्सों के माध्यम से करवा रही हूँ, और ये मैंने 4 से 5 पुस्तकों का सहारा लेके नोट्स बनाए हैं। हर एक लाइन, एक एक शब्द आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ये मैं खुद नहीं कह रही, आप पढ़ोगे तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है। विशेष शैव संप्रदाय के माने जाते हैं, मतलब ये पहले तो वैष्णव थे, बाद में क्या हो गए थे, शैव हो गए थे, लेकिन ज़्यादातर इनको शैव संप्रदाय का ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो थोड़े दिन वैष्णव भक्ति की थी, बाद में ये शैव हो गए थे, यानी बस शिव को मानने लगे थे। अब इनकी उपाधियाँ इतनी बार पूछी गई, अनगिनत बार। अगर आप बार बार परीक्षा की आपने दी है, कई बार ऐसा होता है कि हम लास्ट टाइम पर हार जाते हैं, और कई परीक्षाओं को पास करने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन हमारे पास अनुभव अच्छा खासा हो जाता है। तो आपको पता है कि ये नाम, इनके उपनाम कितने महत्वपूर्ण है। इनको उपाधियाँ भी आप इन्हें कह सकते हैं या इनके उपनाम भी कह सकते हैं। देखिए विद्यापति की उपाधियाँ: अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल। अब इन्हें मैथिल कोकिल क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं मैथिली में की थी, इसलिए मैथिल कोकिल कहा गया। नव कवि शेखर, खेलन कवि, झूलन कवि, कवि कंठार, पंचानन, कवि शेखर, सरस कवि, दशावधान। ये सारे नाम महत्वपूर्ण हैं, याद कर लेना। लेकिन PYQ के आधार पर मैं आपको बता देती हूँ। वैसे लगभग 10 से प्लस ही, 10 से ज़्यादा ही नाम होंगे, लेकिन वैसे तो सारे देख लेना, लेकिन जो PYQ है उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। अभिनव जयदेव बहुत बार पूछा गया है। मैथिल कोकिल, ये इतनी बार अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल। नव कवि शेखर भी पूछा गया है। खेलन कवि अभी तक नहीं आया है, मेरे दृष्टि में नहीं आया है जो मैंने अभी तक देखा है। झूलन कवि भी नहीं आया है, नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। कवि कंठार बहुत बार पूछा गया है, कवि कंठार। कवि शेखर, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पंचानन, सरस कवि, ये भी नहीं पूछा गया। दशावधान, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नवी कवि शेखर, खेलन कवि, झूलन कवि, कवि कंठार, पंचानन, कवि शेखर, सरस कवि, दशावधान, ये इनके उपनाम हैं या इनकी उपाधियाँ हैं। आगे चलते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं मानी जाती है, कुल 14 रचनाएं मानी जाती हैं। कितनी रचनाएं मानी गई? 14 मानी गई, जो कि 11 संस्कृत में है और 2 क्या है, मैथिली में है। 11 क्या है, जिसे मैथिल कोकिल कहा गया है, 11 क्या है संस्कृत में, और एक मतलब 2 या अवट कहिए, माफ कीजिए, अवट में, एक अवट में और एक मैथिली में। अब मैं संस्कृत के और मैथिली के अवट के सारे के नाम मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब संस्कृत में देखिए, शैव सर्वस्व, नाम से पता चल रहा है सर्वस्व आया है। जहाँ पर ज़्यादातर आधे र आ जाते हैं या आधे स आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो संस्कृत के होते हैं। आधा स और आधा र, और री आ जाता है। मैं कभी व्याकरण करवाऊंगी तो बताऊंगी। तो री जिस शब्द में आता है वो 100%, यानी 100%
99 भी नहीं, 100% संस्कृत का ही होगा। ठीक है। प्रमाणभूत पुराण ण आता, जो ण खाली जिसको बोलते वो भी ज़्यादातर संस्कृत का ही होता है, तो प्रमाणभूत भी। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा भी, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, भाग सार पतलक, वर्ण कृत्य, दुर्गा भगतरण, ये लिखनावली। अब इनकी अवट में 2 है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अवट में कितनी रचनाएं हैं? 2 हैं, एक है कीर्तिलता और एक है कीर्ति पताका। और दोनों ही देखो, संस्कृत की इनकी इतनी प्रसिद्ध नहीं है, संस्कृत की भले 11 हो, लेकिन ये क्या है 2 3 से 4 ही, ज़्यादातर 4 से प्रसिद्ध है, वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन इनकी अवट की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और मैथिली की पदावली। ठीक है। अब मैं एक बार इनसे 11 रचनाओं को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। तो इनकी 11 संस्कृत की, 2 अवट की, 1 मैथिली की। संस्कृत के देखेंगे, 1 शैव सर्वस्व सार, ये भी पूछी गई है। प्रमाणभूत प्रमाण, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा, ये काफ़ी बार पूछी गई है, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा। लिखनावली भी पूछी गई है। गंगा वाक्यावली पूछी गई है, दान वाक्यावली, विभाग सार पतलक की भी पूछी गई है, वर्ण कृत्य, दुर्गा भगतरणी की पूछी गई है। और ये होगी संस्कृत की। और अवट की कीर्तिलता, कीर्ति पताका आपको पता है ये कितनी प्रसिद्ध है। मैथिली पदावली भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अब क्या करना है, एक सेकंड। अब यहाँ देखिए, विशेष में कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह को समर्पित है, तो ध्यान दीजिए, देखो दोनों में कीर्ति कीर्ति आया है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह को समर्पित है। अब आप कहोगे मैम क्या है ये, वहाँ जाने के बाद पता नहीं, जब परीक्षा का दबाव ऐसा होता है तो हम ये अलग नहीं कर पाते कि कीर्ति सिंह को कीर्तिलता समर्पित है या पताका समर्पित है। तो मैं एक छोटी सी आपको हिंट बता देती हूँ। देखो, कीर्ति सिंह में 2 शब्द आए हैं, जलता में भी 2 आए हैं, लेकिन पताका में लास्ट में देखो, लास्ट वाले हमने जो अंतिम है वो देखने। पताका में कितने शब्द हैं, क्या शब्द, माफ कीजिए, वर्ण, कितने वर्ण हैं? 3 हैं। लेकिन इसमें क्या है, कीर्तिलता में कितने हैं? 2 है। और कीर्ति सिंह में भी कितने हैं? 2 है। तो विशेष कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह को समर्पित है। तो परीक्षा में पूछा जाता है इनकी कौन सी ऐसी रचना है जो कीर्ति सिंह को समर्पित है। तो परीक्षा में तो आपको दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे कंफ्यूज करने के लिए, कीर्तिलता भी मिलेगा और कीर्ति पताका भी मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये क्या है, कीर्तिलता इनको कीर्ति सिंह को समर्पित है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है कि कीर्तिलता में 2 शब्द वर्ण आ रहे हैं और कीर्ति सिंह में भी 2 आ रहे हैं, पताका में कितने? 3 हैं। विशेष विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। अब विद्यापति ने इसे क्या कहा है? कहानी का। अब देखो, ये लाइनें इतने बार पूछी गई है, मतलब ये बोझो कि बार बार आई है। पुरुष कहानी हो कहो जिनमें पंथा हुकुन, पुरुष कहानी हो कहो जिनमें पंथा हुकुन। अब क्या है, पहले तो ये होते थे ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, तो आप क्या करते थे, इसे थोड़ा सा हिंट से याद कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, सब्जेक्टिव पेपर होने लगे, तो ये लाइनें आपको याद करनी होंगी। पुरुष कहानी हो कहो जिमी पंथाओ पुन, तो 2-3 बार आप इसे याद करोगे, हो जाएगी। इसके साथ ही विद्यापति ने इसे अवट की रचना माना है। अब देसिल बहना सब जन मिठा जैसन जपो अवट्टा, ये लाइनें भी बार बार पूछी गई हैं। मैं बार बार आपका टाइम खराब नहीं कहूँगी, लेकिन इतना जरूर, क्योंकि हर लाइन एक प्रश्न बनती है, तो आप इसे जरूर 2-3, अगर आप 2 से 3 बार काम करते करते भी सुन लोगे ना, तो भी आपको याद हो जाएगी। और बाद में या तो आप इसे लिख लीजिए या फिर नोट्स मंगवा सकते हैं, ये आपकी मर्जी रहेगी। विशेष यद्यपि अधिकांश विद्वान इसे कीर्तिलता अपभ्रंश की रचना मानते हैं। अब क्या है, कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश की रचना मानते हैं, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अपभ्रंश की मानते हैं, और कुछ इसे अवट की मानते हैं। तो देखिए आगे, आचार्य हजारी प्रसाद के अनुसार इसे भ्रंग भ्रंगी संवाद के रूप में कहा गया है। विशेष कीर्तिलता में बीच बीच में
जो है गंग, ये अंध की बिंदी टाइपिंग में नहीं आई। गंग का भी प्रयोग अर्थात कीर्तिलता एक चंपू काव्य है जिसमें जौनपुर शहर का वर्णन है। अब परीक्षा में पूछा गया है कि किस विद्यापति की कौन सी रचना में जौनपुर शहर का वर्णन है, ये भी PYQ का है। तो याद रखें कीर्तिलता एक क्या, पहले तो चंपू काव्य है और इसमें ही क्या है, जौनपुर शहर का वर्णन में, किसमें, कीर्तिलता में। अब चंपू काव्य क्या होता है, जो अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ समस्या आ जाती है, लेकिन जो पुराने अभ्यर्थी उनको तो पता है। अब चंपू काव्य वो कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो। अब गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। गद्य वो होता है जो कि कविताएं और गजल को छोड़कर सारे गद्य में जो कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, ये सारे निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास सारे इसमें गद्य में आएंगे। जब पद्य में है जो कविताएं हैं और गजल है वो क्या है, पद्य में आती हैं। ठीक है, तो अब ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है, भ्रंग भ्रंगी संवाद इसकी रचना को किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद ने इसकी रचना को क्या कहा है, भ्रंग भ्रंगी संवाद कहा है। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ये बार बार पूछा गया, इसे आप याद करें। और कीर्तिलता एक चंपू काव्य है और इसके साथ ही इसमें क्या है, जौनपुर शहर का भी वर्णन है और बीच में इसमें गंग कवि का भी कहीं कहीं प्रयोग किया गया है, मतलब इसका नाम आया है। अब देखिए, बालचंद विद्याऊ भाषा, बालचंद विद्याऊ भाषा टुन लई दुर्जन हासा, मतलब इनकी भाषा ऐसी कही गई है कि क्या है, दुर्जन को क्या है, हास्य। कीर्ति पताका और शिव सिंह का वर्णन है। अब हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कीर्तिलता में किसका वर्णन था, कीर्ति संघ का। अब कीर्ति पताका में शिव सिंह का। अब एक सवाल आपके मन में पक्का आया होगा, आप कह रहे थे कि मैम कीर्तिलता में 2 वर्ण आ रहे हैं तो और क्या है, कीर्ति सिंह में भी 2 वर्ण आ रहे हैं इसलिए, लेकिन अब शिव सिंह आ गया, उसमें भी 2 थे कीर्ति सिंह में और इसमें शिव सिंह में। अब इसको कैसे याद करें, तो देखो पताका आप शिव के उसमें जाते हो मंदिर में तो वहाँ देखियोगे आपने जो झंडे फहराए रहते हैं उसको तो झंडा बोलते हैं, लेकिन जब हम किसी देश के लिए तो पताका बोलते हैं। तो इसलिए इसको ऐसे याद कर दो कि शिव के क्या है, मंदिर में पताका होती है और लता क्या है, कीर्ति। ठीक है, पदावली में राधा कृष्ण की सरस, ये देखो भाई कुत्ते बोल रहे हैं, भूख रहे हैं भाई। पदावली राधा कृष्ण की लीला का सरस में, जो पदावली में राधा कृष्ण का वर्णन है। शुक्ल की विद्यापति को शुद्ध संगारी, शुक्ल जी ने विद्यापति को शुद्ध संगारी कवि माना है। अब एक प्रश्न की आता है किसने विद्यापति को संगारी कवि माना है, किसने भक्त कवि माना है। तो शुक्ल ने तो बड़ी निंदा की है कि जो इनको भक्त कवि मानते हैं। ठीक है, वो आगे 2 आएंगे वो मैं बताऊंगी और आपको पता भी है। तो ये बहुत वाद विवाद हुआ था कि इसके विद्यापति को कुछ विद्वान भक्त कवि मान रहे थे, खुद इसको श्रृंगारी कवि मान रहे थे और शुक्ल ने तो बिल्कुल इनको शुद्ध श्रृंगारी मान लिया था। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया। कैसे, विद्यापति के इन पदों को, मतलब उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रंग के इतने सस्ते हो गए हैं कि नहीं क्या है कि इन्हें चढ़ाकर कोई भी आध्यात्मिक बना जा रहा है। तो ये इन्होंने जो कमेंट बोलते हैं ना, ये मतलब कोटेशन किसके, ये दोहा किसके, ये लाइनें किसके बारे में बोली है, ये विद्यापति के बारे में बोली है कि इन्होंने सरासर कहा है कि ये क्या है, श्रृंगारी कवि से भक्त कवि मत कहो। डॉक्टर बच्चन ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। अब बच्चन ने तो इनको जातीय कवि भी कहा है और अपरूप का भी कवि कहा है। ये दोनों ही बच्चन ने बोला है, याद रखना। जातीय कवि किसने बोला है, बच्चन ने बोला है। और क्या है, अपरूप का भी कवि किसने बोला है, बच्चन ने बोला है। और शुद्ध श्रृंगारी कवि किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बड़े सस्ते हो गए, जिन्हें चढ़ाकर कुछ लोग इसे गीत गोविंद, इनको क्या है, कुछ लोग इसे आध्यात्मिक कह रहे हैं। आप देखिए, अपरूप का जो अर्थ है, ये कुरूप है, भद्दा है, बेडोल है, मतलब कुरूप है, भद्दा है, बेडोल। यानी विद्यापति ने कहा कि इनकी रचनाएं ना कुरूप और भद्दी बेडोल हैं।
अगर विद्यापति के दोहे आपने देखा है, अगर आपने नेट की जो विद्यापति की जो पदावली है वो आपने देखा होगा, मतलब उसको ऐसा है कि कोई उसको पढ़ा नहीं सकता। उसके 10 दोहे को पढ़ा देना तो मतलब ये बहुत ही, देखा होगा आपने, आप सर्च मार के देख लेना, मुश्किल से किसी ही टीचर ने उसको पढ़ाया होगा। वो इतनी, और मुझे लग रहा है कि ऐसे ऐसे इसमें शब्द प्रयोग किए गए हैं, मतलब बहुत एक अश्लील उसको आप कह सकते हो। और फिर उसे मैं भी, अगर मेरा भी देखा जाए ना व्यक्ति रूप से, तो वो भक्त कवि मुझे भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उनके दोहे आप पढ़ के देखना, अगर आप पदावली, तो आपको पता चलेगा। शायद आप डिस्टर्ब हो रहे होगे, बाहर कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, मैं इस वीडियो को रात को बना रही हूँ। विशेष महापदय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक कहा है। आप देखो नाम इतना बड़ा है, महापदय हरप्रसाद शास्त्री, और ये बड़ा सारा नाम है पंचदेव उपासक, तो ये अपने आप याद रह जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिंट जरूर बता रही हूँ, हरप्रसाद। और प्रसाद कहाँ बांटा जाता है? जहाँ पंचदेव मतलब 5 देवता हो। आप मंदिर में जाते हो, बहुत सारी मूर्तियाँ रखी रहती, 5-6 तो मिल ही जाती हैं, और हम सब मूर्तियों के आगे प्रसाद रखते हैं। तो वो देखो, हरप्रसाद शास्त्री पंचदेव उपासक। निराला ने पदावली संगारिक पदावली नागिन की लहर का। अब देखो नागिन की लहर, विद्यापति के जो पद हैं, जो विद्यापति की पदावली के जो पद हैं, उनको निराला ने नागिन की लहर कहा है। अब इसको क्या कहोगे? देखो नागिन की लहर, अब नागिन ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे सीधी तो चलती नहीं, ऐसे मटक मटक के चलती है, तो वो एक निराली चाल चलती। पता है आपने कभी गानों में सुना हो, नागिन जैसी चाल है उसकी। तो नागिन कैसे चलती है? मतलब निराली होकर चलती है। तो ऐसे आप याद रख लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को संगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। अब देखो, उन्होंने बच्चन ने सब शुद्ध संगारी माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या माना है? विद्यापति को संगार रस के सिद्ध वाक कवि, मतलब संगार रस को इन्होंने सिद्ध कर दिया, ये सिद्ध वाक के कवि है। ठीक है। मैथिली गोरक्ष विजय नाटक, मैथिली का जो गोरक्ष है, ये कि गोरक्ष क्या है? विजय नाटक है, कि नाटक है। ठीक है। गोरक्ष विजय में गद्य भाग संस्कृत में, ये गद्य नहीं, ये थोड़ा सा इस तरह हो गया टाइपिंग में, टाइपिंग करते हुए ये टाइपिंग में ऐसा है कि इंग्लिश की आप टाइपिंग कर सकते हो, लेकिन हिंदी की टाइपिंग शायद ही कोई कर पाए। ये कुछ वर्ण ऐसे हो जो उसमें मिलते ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे काम चलाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये शिकायत रहती है कि क्या है, इसमें गलतियां होती है, गलतियां अच्छा सा टाइपिस्ट है ना, वो गलती कर बैठे, क्योंकि उसमें वर्ण मिलते नहीं है जल्दी से। और उसके तो 26 अभी मिल जाएंगे इंग्लिश के। तो गोरक्ष विजय क्या, गद्य भाग क्या है संस्कृत में, और पद्य भाग क्या है मैथिली में। तो याद रखना, गोरक्ष विजय किसकी रचना है, किसका नाटक है? ये क्या है? विद्यापति का। और इसमें गद्य भाग इसका क्या है? संस्कृत में, और पद्य भाग क्या है? इसका मैथिली में है। विभिन्न विद्वानों ने इसको क्या अलग अलग माना, तो यहाँ देखो, यहाँ अलग अलग किया गया है। संगार रस में देखो, संगारी कवि किसने माना है इसको? हरप्रसाद शास्त्री ने। जो बड़े बड़े नाम मिलेंगे ज्यादातर संगार वाले ही मिलेंगे। हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल तो बड़ा फेमस, सबको याद रह जाएगा, क्योंकि इसके दो ही, सुभद्रा झा, राजकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपरी। अब देखो, ज्यादातर राम राम आए ना, वो सारे संगार मानते हैं। देखो देखो, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, 2 हो गए राम राम। अब ये रा पे ये राजकुमार आ रहा है, राम वृक्ष से रामचंद्र शुक्ल, और राज से राजकुमारी, रा पे ये आ रहा है। अब ऐसा ही मिलता जुलता ये सह के रह की तरह, क्योंकि बीच में ये हो जाता है, लेकिन सुभद्रा ये भी। अब क्या है, राम को क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है? ये प्रसाद शास्त्री, ये संगारी। अब भक्त में देखो, बाबू ब्रजनंदन साय, श्याम सुंदर, हजारी प्रसाद। तो ये और भी मानते हैं, लेकिन ये ज्यादा भक्त में मानते हैं। ब्रजनंदन साय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों अपोजिट थे, बिल्कुल विपरीत थे। बहुत कम जगह अगर आप देखा जाए, 10 में से मुश्किल से 2% ऐसे होंगे जो इनके एक जैसे होंगे। 8% आपको कम से कम ऐसे मिलेंगे जो दोनों अलग अलग मानेंगे। रामचंद्र शुक्ल की मतलब ये कि आलोचना करने वाला हिंदी साहित्य में शायद किसी की बस की बात होगी। और जो मैंने जितना साहित्य पढ़ा है, तो हजारी प्रसाद ऐसे
इनसे भी ऊपर निकले, इन्होंने आलोचना की है, समालोचना इस रामचंद्र शुक्ल की। बहुत जगहों पर इन्होंने इसको गलत साबित किया है रामचंद्र शुक्ल को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल में अगर आ जाए कथन तो दोनों के, देखो अगर प्रश्न आपको आ रहा है तो ठीक है, तो अच्छी बात है। कुछ जगह ऐसी भी जो इनकी समानता भी है, लेकिन बहुत कम है। मैं कह रही हूँ कि 10 में से 8 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो ये अलग अलग मिलेंगे। और बहुत जगह इन्होंने आलोचना किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल की, और वो गलत नहीं की, सही भी की है, मैं कभी बताऊंगी आपको। रहस्यवादी जॉर्ज ग्रियर्सन और नागेंद्र जनार्दन। अब देखो रहस्यवादियों में क्या है, ये रहस्यवादी ना तो क्या है संघार की तरफ थे ना भगत के थे, अब इनका एक रहस्य ही बना हुआ है। तो देखो रहस्य में आपको क्या है, ये आधा कटा हुआ लग रहा है, पूरा वर्ण नहीं ना, आधा से कटा हुआ। तो यहाँ देखो ये भी क्या है, बहुत सारी मात्राओं वाले हैं। मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, मैं शुरुआत में तैयारी करी थी, मुझे याद ही नहीं हो रहा था। तो मैंने देखो यहाँ भी से आ रहा है बीच में, यहाँ भी बीच में से आ रहा है, और यहाँ भी रे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो हालांकि ये रे क्या है, आधा है, ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ऊपर होता है वो आधा होता है, नीचे होता है वो पूरा होता है। तो देखो रहस्यवादी में जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, ये क्या थे रहस्यवादी। एक बार मैं फिर इसका रिवीजन कर देती हूँ। चलो ये 2 लाइनें मैं ये और पढ़ के आपको सुना देती हूँ। अब विशेष में देखिए, हिंदी विद्यापति को कृष्ण परंपरा के प्रवर्तक मानते हैं। विशेष हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं। मतलब इसमें माना था कि हिंदी में जो है विद्यापति कृष्ण परंपरा को मानने वाले हैं। विशेष विद्यापति को इटली में दाते और इंग्लैंड में चासर के समान माना जाता। जो इटली के कर्ण थे दाते थे, और जो साहित्यकार थे, और इंग्लैंड के क्या थे, चासर के समान माना जाता है। कारण भाषाओं को बनाने के आधार पर, जो क्योंकि इन्होंने सभी भाषाओं, जैसे मैथिली में भी लिखी है, वट में भी लिखी है, संस्कृत में भी लिखी है, और दाते और जो इंग्लैंड के चासर है ये भी बहुत सी भाषाओं में लिखते थे। तो एक बार मैं आपका इसका रिवीजन कर देती हूँ, अभी कुछ और थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ट्रिक, देखिए विद्यापति की रचनाएं ट्रिक के द्वारा और देखेंगे आप। चंपू और कीर्ति भूमणि लाया, पप्पू, माफ कीजिए, पप्पू और कीर्ति भूमणि लाया, पप्पू और कीर्ति भूमणि लाया। 2-3 बार इसको रिवीजन कर लेना, पप्पू और कीर्ति भूमणि लाया। अब पै से पदावली, पू से पुरुष परीक्षा, कीर्ति से कीर्तिलता और कीर्ति पताका, भू से भू परिक्रमा, मणि से मणि मंजरा, ठीक है। तो देखो पप्पू और कीर्ति भूमणि लाया, पै से पदावली, पू से पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता से कीर्ति पताका और कीर्तिलता, और भू से भू परिक्रमा, मणि से मणि मंजरा। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इनके बारे में क्या कहा वो और देखें। इनके काव्य की प्रशंसा करते हुए गीत गोविंद की रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है, वैसे विद्यापति की पदावली पढ़कर अपनी कोकिल कंठता करने उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोद ने इनकी कर दी क्या, तारीफ, प्रशंसा कर दी। इनके काव्य की प्रशंसा करते उन्होंने क्या कहा, देखिए गीत गोविंद के रचनाकार, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, जयदेव। अब क्या, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है, मतलब गीत गोविंद के रचनाकार है जयदेव, उसकी मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है, वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर अपनी कोकिल कंठता के कारण उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं इसका रिवीजन कर देती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जन्म हुआ था इनका बिहार राज्य के दरभंगा जिले बिस्फी नामक गांव में, और यह क्या थे, गणपति ठाकुर संस्कृत के विद्वान थे, और इनके पिता का नाम क्या था, गणपति ठाकुर, जो कि संस्कृत के विद्वान थे। गंगा भगतर्किणी इनकी पुस्तक का नाम था, और ये मिथिला के राजा गणेश्वर को समर्पित थी। अब इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्रा था, और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे। कीर्ति सिंह के दरबार में ये अधिक दिन रहे थे। ऐसा माना जाता है कि ये आरंभ में क्या थे, वैष्णव, और बाद में क्या हो गए थे, शैव हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। इनके उपनाम या उपाधियां देखिए, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, खेलन कवि, झूलन कवि, कवि कंठार, पंचानन, कवि शेखर, सरस कवि, दशावधान।
और इनकी कुल रचनाएं 14 मानी जाती है जो प्रमाणिक है, और तो हो सकती है लेकिन प्रमाणिक इनकी 14 ही मानी जाती हैं। 11 जिसमें संस्कृत में, 2 अवट में, 1 मैथिली में है। संस्कृत के देखिए, संस्कृत में आधे जो आपको स दिखाई दे रहा, ज़्यादातर इनके आधे ही ऐसे वर्ण दिखाई दे रहेंगे। शैव, सरस्व, सार, प्रमाण, भूत प्रमाण, भू परीक्षा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग, सार, पतलक, वर्ण करते, दुर्गा, भक्तर्गणी, लिखनावली आदि। ये इनकी लोग बार लिखनावली 2 बार टाइप हो गई हैं। अवट में इनकी कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, मैथिली पदावली है। कीर्तिलता कीर्ति सिंह को समर्पित है, और क्या है, विद्यापति ने क्या है, कीर्तिलता को क्या कहा है, कहानी कहा है। अब इनकी विद्यापति की अवट रचना में देसिल बहना सब जन मिठा, ये इनके कथन है। विशेष अधिकांश विद्वान कीर्तिलता को अपभ्रंश की रचना मानते हैं, जबकि खुद विद्यापति ने इसे अवट की माना, और कुछ विद्वान मानते हैं कि अपभ्रंश में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे भरंग भरंगी संवाद कहा है, और इसमें क्या है, गंगकवि का वर्णन है। और कीर्तिलता एक चंपू काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों की मिलावट हो। इसमें जौनपुर शहर का भी वर्णन है, किसमें, कीर्तिलता में। बालचंद्र विजय भाषा, दुनी नील दुर्जन हासा। कीर्तिलता इसमें शिव सिंह का वर्णन, कीर्ति पताका माफ कीजिए, कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है, और जो आपकी क्या है, कीर्ति लता है उसमें कीर्ति सिंह का है, कीर्ति लता है उसमें कीर्ति सिंह का है, कीर्ति पताका है उसमें शिव सिंह का है। पदावली राधा कृष्ण के क्या वर्णन है, और इसे शुक्ल ने शुद्ध संगारी कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए, जिन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद किसकी थी, जयदेव की रचना थी, और वो क्या आध्यात्मिक दिखता है। डॉक्टर बंचन ने इसे जातीय कवि कहा है और अपरूप का कवि कहा है। अपरूप का मतलब होता है कुरूप, बद्धा, बेडोल। महापदय हरप्रसाद शास्त्री ने इसे विद्यापति को पंचदेव उपासक कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या, इनकी रचना को क्या, माफ कीजिए, निराला ने इनकी क्या है, पदावली को नागिन की लहर कहा। नागिन कैसे चलती है, निराली होकर चली है, तो निराला ने पदावली की जो संगारिक दोहे हैं उनको क्या कहा है, नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद ने इसे संगारस का सिद्धवा कवि कहा है। जो इनका गोरक्ष विजय नाटक है उसको गद्य भाग संस्कृत में और पद्य भाग मैथिली में है, ठीक है। और कुछ विद्वान इनको संगारी मानते हैं, कुछ इसको भगत और कुछ रहस्यवादी, 3 भागों में बटे हुए हैं। तो संगारी में मानने वाले हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राजकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। भगत में ब्रजनंदन साय, श्याम सुंदर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और रहस्यवादी में गिरियसन, नागेंद्र, जनार्दन झा। और हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। विद्यापति की जो है जो तुलना की है इटली के दाते और इंग्लैंड के चासर से की है, क्योंकि ये विभिन्न भाषाओं में इन्होंने रचना की है। अब इनकी विद्यापति की रचनाओं की ट्रिक देखिए। पप्पू और कीर्ति भूमि लाया, पै से पदावली, पू से पुरुष परीक्षा, कीर्ति से कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू से भूमि परिक्रमा और मणिमंजरा, ठीक है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इसके बारे में क्या कहा है, इनके बारे में इनकी काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर उनकी कोकिल कंठता के कारणों से मैथिल कोकिल कहा गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं अपना सुझाव अवश्य दें, आपका सुझाव अवश्य माना जाएगा, मैं कोशिश करूँगी मानने की। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण आपको नोट्स मात्र और मात्र 250 रुपये में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पर PDF भेजती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो अवश्य ले। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं। इससे पहले मैंने 6 वीडियो डाल दिए, ये हमारी 7वीं वीडियो है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगी, वो वीडियो भी आप अवश्य देखें। और अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता विद्यापति का कोई प्रश्न बनेगा, क्योंकि मैंने लगभग 5 पुस्तकों का
सहारा लेकर ये नोट्स इकट्ठे किए हैं। एक एक लाइन आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन एक एक प्रश्न देती है। ये आपने खुद भी महसूस किया होगा। तो अपने जो साथी उनको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप इसी साल आपका सपना साकार हो जाए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुने 29 करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।